स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट सी इंटर टैक्सेशन। तो पहला क्वेश्चन आता है, टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? टैक्स से हम क्या समझते हैं? टैक्स का मतलब है कंपल्सरी फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट। टैक्स किसको कहते हैं? टैक्स का मतलब है कंपल्सरी फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स। इंडिया में दो तरह के टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में दो टैक्स हैं, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अब इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो राम एक पर्सन है जिसने 10 लाख रुपए कमाए और इंडिया में टैक्स की रेट है 30%। सपोज करो 30% टैक्स लगता है। तो अब जो गवर्नमेंट है वो राम को बोलेगी कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम पे। उसने 10 लाख रुपए कमाया और उस पर उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 3 लाख रुपए टैक्स में चले जाएंगे उसकी। 3 लाख का टैक्स उसको गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है, जैसे अब राम ने 10 लाख कमाए थे, उसने 3 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दिया। अब उसके पास कितने बचे? 7 लाख रुपीज। ठीक है, 7 लाख बचे, लेकिन अब राम क्या इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लेगी? अब इसमें से भी गवर्नमेंट राम से इनडायरेक्ट टैक्स लेगी। कैसे? जैसे सपोज करो राम अपनी फैमिली के साथ कहाँ पे गया? रेस्टोरेंट में गया एक। ठीक है, राम अपनी फैमिली को खाना खिलाने रेस्टोरेंट में ले गया। वहां पर उसका बिल आया, सपोज करो 10,000। अब उस पर जीएसटी था, उस बिल में जीएसटी था 18%, 1800 रुपये। राम को पे करना पड़ा 11,800 रुपये, क्योंकि उसने 18 रुपये किसको दिए? गवर्नमेंट के। 10,000 उसने खाने के दिए वहाँ पर रेस्टोरेंट में, और 1800 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ठीक है, जो राम ने नहीं दिया, राम से रेस्टोरेंट वालों ने ले लिया 10,000 रुपये खाने के नाम पे और 1800 रुपये टैक्स के नाम पर राम से वसूले गए। और ये 1800 रुपये अब ये रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा था, राम था, राम ने पे कर दिया टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राम है और बीच में रेस्टोरेंट है और ये इसको पे कर रहा है रेस्टोरेंट को। ठीक है, राम को लग रहा है कि मैंने खाने के दिए 11,800, लेकिन 1800 रुपये उसने किसके दिए? टैक्स के। तो इसने इसको 11,800 रुपये दिए, लेकिन इसके रेस्टोरेंट वाले के सिर्फ 10,000 रुपये थे। उसने 1800 रुपये किसके नाम से लिए थे? गवर्नमेंट को देने के नाम से लिए थे। तो अभी गवर्नमेंट को दे देगा। ऐसा क्यों है? अब राम जब जब इस
पैसे को खर्च करेगा उससे कुछ ना कुछ टैक्स गवर्नमेंट को इसमें से और देना पड़ेगा इनडायरेक्टली, जो उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो पे कर रहा है। वो कहीं भी घूमने जाएगा या कोई भी सर्विस लेगा या कोई भी गुड्स खरीदेगा, फ़ोन खरीदेगा या फिर हाउस खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, तो उसको ये टैक्स देने होंगे, जीएसटी। तो इसलिए डायरेक्टली जो वसूला जाता है, जो टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली वसूल लेती है टैक्स पेयर से, राम यहाँ पर टैक्स पेयर है और गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रही है राम से। तो डायरेक्टली राम से कलेक्ट कर लिया तो इनडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को बोला जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स अपना होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी, जहाँ पर टैक्स पेयर से हम डायरेक्टली टैक्स नहीं लेते, बीच में कोई ना कोई पर्सन होता है इंटीमीडिएटरी, जिसके थ्रू हम टैक्स कलेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर टू लेवी टैक्सेस इन इंडिया। गवर्नमेंट के पास ये पावर कहाँ से आती है इंडिया में टैक्स लगाने की? तो इसके लिए हम देखेंगे शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देता है टैक्स लेवी करने की। इस आर्टिकल के अंदर, इस 7 शेड्यूल्स के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो चीज़ें स्पेसिफाई है ना, वहाँ पर बोला गया है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर दी गई है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी स्टेट में टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों टैक्स लगा सकते हैं कुछ जगह पर। ठीक है, तो पावर कहाँ से आई टैक्स लगाने की? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, सुप्रीम लॉ, इंडिया के सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है जो, वहाँ से पावर आई टैक्स लगाने की। आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 में 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो पावर दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है टैक्स कलेक्ट करने की, और स्टेट लिस्ट में जो पावर दी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो पावर है वो दोनों को दी गई है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा टैक्स क्या है। टैक्स कंपल्सरी फी है चार्ज बाय गवर्नमेंट। उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स। टैक्स के टाइप्स क्या हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, जॉब है नहीं, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। उसके बाद हमने देखा पावर कहाँ से है टैक्स लगाने की? 7th शेड्यूल, 7 शेड्यूल्स ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट देखी हमने, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और इनमें इन दोनों के पास है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा।
तो क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात करेंगे, जीएसटी की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट। हमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, तो पहले हम सोचते हैं इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है हमें या फिर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। तो इनकम टैक्स लॉ और एक्ट में क्या फ़र्क है? तो एक्ट में जो, लॉ में जो होते हैं ना, वो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। लॉ के अंदर है सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? जिसमें टैक्स की जो बजट आता है आपका हर साल, उसमें जो टैक्स की स्लैब में चेंज होता है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होता है। वो इनकम टैक्स के अंदर चेंज नहीं होता, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंजेस होते हैं टैक्स की रेट में। उसके बाद नोटिफिकेशंस होती हैं, सर्कुलर्स होते हैं, किसके? सीबीडीटी के। सीबीडीटी मतलब, अभी बताता हूँ सीबीडीटी का मतलब। उसके बाद लीगल डिसीजंस, लीगल डिसीजंस आपके हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। तो लॉ कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट रहते हैं। तो इसलिए अगर सेम डिस्प्यूट है, एक एसएससी का, एक एसएससी मतलब एक टैक्स पेयर के केस में कोई डिफरेंस है, मतलब कोई डिस्प्यूट होता है, ये सीबीडीटी है। टैक्स पेयर और सीबीडीटी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में ये टैक्स पेयर या फिर सीबीडीटी कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं इन केस के अगेंस्ट में, ठीक है। अगर इनके टैक्स पेयर को लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर सीबीडीटी को लगता है कि टैक्स पेयर ने कुछ गलत किया है, तो ये हाई कोर्ट में पहले अपील कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इनके केस में जो लीगल डिसीजन आते हैं उनको बोला जाता है लीगल डिसीजंस। जो कोर्ट इन केसेस में डिसीजन देता है उसको बोला जाएगा डिसीजन, लीगल डिसीजन। तो अभी हमने देखा इनकम टैक्स एक्ट क्या है, एक छोटा सा कंपोनेंट है इनकम टैक्स लॉ का। लॉ अपने आप में एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स एक्ट। तो हमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, ना कि इनकम टैक्स एक्ट। तो अब सीबीडीटी का मतलब समझते हैं। सबसे पहले होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सीबीईसी एंड सीबीडीटी। सीबीईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। सीबीडीटी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। और इनके अंदर होते हैं ऑफिसर्स।
इनके अंडर होते हैं ऑफिसर्स, इनके अंडर होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, जैसे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डेप्यूटी कमिश्नर, हमने देखा सीबीडीटी का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अपने टैक्स कलेक्शन के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको सीबीडीटी नाम दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एक चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है? चार्जिंग सेक्शन का मतलब है कौन सा ऐसा इवेंट जब ये आपके ऊपर, ये एक्ट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जब ये एक्ट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। चार्जिंग सेक्शन का मतलब है कौन सी ऐसी घटना, इवेंट या फिर ऐसी चीज है जिसके करते ही आपके ऊपर ये एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। इस एक्ट के जो कानून के प्रावधान है वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन नंबर 4 है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 4 बोलता है इनकम टैक्स shall be levied on total income of every person at rate specified in income tax act or finance act, relevant finance act। तो रीड करते हैं फिर से। इनकम टैक्स shall be levied on total income of every person at a rate specified in income tax or relevant finance act। क्या बोला? इनकम टैक्स लगेगा हर पर्सन की टोटल इनकम पर। टोटल इनकम, अगर किसी पर्सन की इनकम नहीं है तो उसके ऊपर ये एक्ट भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इनकम टैक्स पे करने के लिए, इनकम टैक्स अप्लाई होने के लिए आपकी कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 0 है तो आपके ऊपर ये एक्ट नहीं लगने वाला। इनकम टैक्स के लिए सबसे पहले इनकम होना इम्पोर्टेंट है। तो अब यहां से हम देखते हैं, इधर हम देखेंगे पहले पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे। पर्सन क्या है, एवरी पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर? इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन को डिफाइन किया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब कौन? एवरी पर्सन तो बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन पर्सन के अंदर कौन कौन आएगा, किस किस को टैक्स पे करना है, या किस किस के ऊपर किस किस की टोटल इनकम हो सकती है। तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल जैसे मैं, आप, के बाद हिंदू अनडिवाइडेड
फैमिली, HUF, HUF भी फैमिली पर्सन की डेफिनेशन में कवर है। थर्ड, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म इसमें LLP भी इंक्लूड है। फोर्थ, कंपनी, तो इंडिविजुअल्स में सारे पर्सन्स जो भी लिविंग पर्सन्स है वो सारे इंडिविजुअल्स के अंडर आ गए। उसके बाद HUF अलग से कवर कर दिया, पार्टनरशिप फर्म को टैक्स पे करना है तो उनको अलग से कवर कर दिया, कंपनी अलग से कवर होगी। उसके बाद क्या मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, इन सब को भी टैक्स पे करना है, तो ये कहाँ पर कवर होंगे, इनको भी कवर कर दिया यहाँ पे। एनी आर्टिफिशियल पर्सन और AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पर्सन्स की डेफिनेशन हमने देखी, इंडिविजुअल सारे कवर हो गए, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज कवर कर दी। उसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, इसके अंदर कौन कौन कवर हो गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारे, इनके पास तो मोटी अमाउंट में चंदा आता है तो इनको उस इनकम पे टैक्स पे करना है, तो इनको भी टैक्स पे करना है, इनको भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होगी, ये सारे पर्सन्स की टोटल इनकम हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मेट है। पूरा इनकम टैक्स एक्ट बना किस लिए, टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए। टोटल इनकम निकलवाएंगे आपसे और उसके बाद आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो हम देखेंगे हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। किसी भी पर्सन की टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका पता करना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कि वो इंडिया का पर्सन है या इंडिया के बाहर का पर्सन है। तो रेसिडेंशियल का आपका एक अलग से चैप्टर है जिसमें बताया किसको हम रेसिडेंट मानेंगे इंडिया में और किसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे। यहाँ पे रेसिडेंट का मतलब ऐसा नहीं है जो इंडिया में रह रहा है वो रेसिडेंट है, या फिर जो इंडिया का पर्सन है वो रेसिडेंट माना जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशंस और प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उस पर्सन का। तो मैं एक जनरल रूल बताता हूँ, अगर वो बंदा रेसिडेंशियल है मतलब रेसिडेंट है इंडिया में तो उसके ऊपर थोड़ा कम टैक्स लगेगा, लो टैक्स। अगर वो नॉन रेसिडेंट हो गया इंडिया में तो गवर्नमेंट बोलेगी ये हमारे देश का नहीं है, इससे ज़्यादा टैक्स वसूलो, तो इस पर हाई टैक्स लगाएंगे ये लोग। इसलिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स के जो रेट दिए हुए हैं ना वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए अलग अलग है, और नॉन रेसिडेंट के ऊपर जो टैक्स की रेट है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू रेसिडेंट। तो इसलिए सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है किसी की भी टोटल इनकम कैसे निकालनी है। टोटल इनकम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है,
टोटल इनकम निकालनी है, वो भी कैसे? टोटल इनकम आपको ऐसे निकलेगी, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। ये होता है आपका सम ऑफ 5 हेड्स। इनकम टैक्स में इनकम कमाने के 5 तरीके बताए हुए हैं, मतलब किसकी 5 तरीके से, मतलब कोई भी बंदा जो इनकम कमा सकता है वो 5 तरीकों से कमा सकता है। तो 5 तरीकों की जो इनकम है वो अलग अलग हेड बनाए हुए हैं कि इस हेड के अंदर इनकम होगी या फिर इस हेड के अंदर इनकम होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो सैलरी से इनकम आ सकती है, इनकम फ्रॉम सैलरी। जो आपकी सैलरी से इनकम है उसको ऐड कर दो, फिर उसके बाद आपको ऐड करना है नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी तो सब समझते होंगे। सैलरी मतलब सैलरी से जो इनकम आ रही है, कहीं पे आप जॉब करते हो या फिर नौकरी करते हो, वहाँ से जो आपको इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स हेड में टैक्सेबल होगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे रखा हुआ है, जहाँ से आपको रेंट की इनकम आती है, तो कहाँ किस हेड में टैक्सेबल होगी, वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? कैपिटल गेन हेड में इनकम, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ये SRK है और ये इसका घर मन्नत है, ठीक है। SRK ने अब अपना घर मन्नत 700 करोड़ में किसको बेच दिया? सलमान खान को। तो अब जो यहाँ से, और मान लो कि SRK ने जो घर खरीदा था ना पहले, 20 साल पहले घर खरीदा था, मन्नत को खरीदा उसने 100 करोड़ में खरीदा था। तो अब जो SRK को 600 करोड़ का गेन हुआ है, वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा? वो कैपिटल गेन हेड्स में टैक्सेबल होगा। तो कैपिटल गेन में समझ लिया हमने कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। जब आप किसी असेट को बेच देते हो, जब और उसके बेचने पर जो गेन आता है ना, वो आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी सिंपल है, सैलरी ऐड से जो इनकम आ रही है वो सैलरी ऐड में टैक्सेबल हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी से रेंट वगैरह जो आ रहा है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल हो जाएगा। और उसके बाद कैपिटल गेन से जो इनकम आ रही है, यानी किसी असेट को आपने बेच दिया और उस पर जो गेन आ रहा है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। ये 3 तरीके हो गए इनकम कमाने के। उसके बाद 4th तरीका आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस का मतलब क्या है और प्रोफेशन का मतलब क्या है? बिजनेस का एग्जांपल जैसे कोई दुकान चला रहा है, कोई शोरूम चला रहा है, या फिर कोई कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। प्रोफेशन का मतलब जैसे एक्टर है, वो प्रोफेशन है। लॉयर्स हैं, प्रोफेशन है। CA हैं, प्रोफेशन है। CS है, प्रोफेशन है। डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो इनकी जो इनकम है ना वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी। अगर ये अपना क्लिनिक चला रहे हैं या अपनी कोई फर्म चला रहे हैं, CA या फिर लॉयर, और एक्टर्स भी अपना जो फीस वगैरह लेते हैं, फिल्मों में काम करने का रेमुनरेशन लेते हैं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में टैक्सेबल होगा, इस वाले हेड में, 4th हेड में। एवरेज लोग सैलरी कमाते हैं,
टैलेंटेड लोग प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं या बिजनेस करते हैं, और उनसे भी टैलेंटेड लोग, उनसे भी टैलेंटेड नहीं मतलब जो एक टाइम के बाद लोग क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी पैसिव इनकम कमाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है उसको पैसिव इनकम है। इसके लिए आपको सैलरी कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, बिजनेस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है दिन रात, और प्रोफेशन में भी आपको मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन जो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है वो आपकी बिना मेहनत के आ रही है। अब लास्ट हेड ऑफ इनकम जो बच गया, लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो भी इन 4 हेड के अंदर रह गया, इन 4 हेड के अलावा कोई भी आपने इनकम कमाई वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे सपोज करो आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कुछ गेन किया, नहीं स्टॉक मार्केट वाला गेन तो आपका यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। ये स्टॉक मार्केट से आपको जो डिविडेंड आया, आपने किसी शेयर में पैसा लगाया, उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में। उसके बाद आपने किसी बैंक में एफडी करी तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिला, वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स की इनकम में। और अभी हम देख रहे थे हमें टोटल इनकम को कैसे निकालना है। हमने सबसे पहले देखा कि सैलरी हेड से जो इनकम आ रही है उसको लेना है, आपको ऐड करना है। हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम आ रही है उसको ऐड करना है। कैपिटल गेन से जो इनकम आ रही है उसको ऐड करना है। और बिजनेस प्रोफेशन से जो इनकम आ रही है उसको ऐड करना है। और फिर लास्ट में अदर सोर्स की इनकम जो आएगी उसको ऐड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद हमारी एक अमाउंट आएगा। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम फिर एक अमाउंट आएगा आपका, इसमें से आपको माइनस करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। ये लेस करने के बाद जो आपकी आएगी, ये आएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जिसको हम जीटीआई बोलते हैं। अब इसमें से एक चीज़ और माइनस करनी है आपको, डिडक्शंस। जो आपको चैप्टर 6 में कुछ डिडक्शंस मिलते हैं उसको माइनस करने के बाद आपके पास फाइनल में आएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा नियरेस्ट टू 100 रुपीज़। 100 रुपये के नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे आपकी टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई आपकी 5,02,20, तो उसको नियरेस्ट 100 रुपीज़ में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे 200, अगर यहाँ पे 80 आ जाता तो 300 हो जाता, ठीक है। तो अब एक एक करके इनका डिटेल में एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्लबिंग का मतलब क्या है, क्लबिंग का, और उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, और डिडक्शंस का मतलब क्या है। क्लबिंग का मतलब देख, तो क्लबिंग का मतलब समझते हैं सबसे पहले हम। क्लबिंग ऑफ इनकम, मुकेश एक पर्सन है, एक पर्सन मुकेश है, मुकेश की वाइफ है
मुकेश की वाइफ है नीता और मुकेश की डॉटर है ईशा। मुकेश की एज 50 ईयर्स, 50 नहीं 40 ईयर्स है। नीता की एज 37 ईयर्स है और ईशा अभी स्कूल में पढ़ती है, उसकी एज 14 ईयर्स है। अब मुकेश जो है ना, बहुत पैसे वाला बंदा है। उसकी जो इनकम आती है ना, वो करोड़ों में है। और जो उसकी वाइफ है वो भी, सपोज करो मुकेश की वाइफ जो है ना नीता, वो कुछ नहीं कमाती, उसकी कोई इनकम नहीं है। लेकिन मुकेश की डॉटर जो है, वो एक बार जाती है केबीसी में। केबीसी में जाती है और वहाँ से वो एक प्राइज जीत के आती है। कितना? सपोज करो 25 लाख रुपीज़ वहाँ से उसको प्राइज मनी मिलती है केबीसी से। ईशा अंबानी, सॉरी अंबानी नहीं, ईशा जीत कर आती है 25 लाख रुपया। तो अब ये 25 लाख है ना, कि मुकेश अंबानी की इनकम मान के मुकेश अंबानी के हाथ में टैक्स लगेगा। तो क्लबिंग इसी का मतलब है। जो मुकेश की टोटल इनकम निकालेंगे तो मुकेश के 5 हेड्स की इनकम को ऐड करने के बाद जो उसके माइनर चाइल्ड की इनकम है, माइनर चाइल्ड की इनकम है 25 लाख, इसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें, उसकी टोटल इनकम। तो ये इनकम क्लबिंग का मतलब ये हो गया, माइनर चाइल्ड की जो हम इनकम उसमें ऐड करते हैं, पेरेंट के हाथ में ऐड करेंगे माइनर चाइल्ड की इनकम। तो क्लबिंग से ये एग्जांपल देख लिया हमने। बाकी इसका एक डिटेल में चैप्टर है, इन सभी के डिटेल चैप्टर हैं, जिसमें हम बारीकी से हर एक चीज़ को देखेंगे, हर प्रोविजंस को देखेंगे, कैसे किस चीज़ को। क्लबिंग का एक सेपरेट चैप्टर है, सैलरी का एक सेपरेट चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी का एक सेपरेट से अलग से चैप्टर है, और कैपिटल गेन एक अलग से चैप्टर है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस जिसको हम पीजीबीपी बोलते हैं, उसका अलग से एक चैप्टर है। अदर सोर्स अलग से एक चैप्टर है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये भी एक अलग से चैप्टर है। लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेट ऑफ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है। हाँ, फिर से एग्जांपल लेते हैं हम मुकेश का ही। मुकेश बिजनेसमैन है। मुकेश क्या है? बिजनेस करता है, बिजनेस। मुकेश बिजनेस करता है और मुकेश को इस बार 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। मुकेश को 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। मतलब मुकेश की कोई इनकम नहीं है, लेकिन उसको लॉस और हो गया। उसने पैसे कमाए नहीं, लेकिन उसका लॉस है इस बार का। और मुकेश ने एफडी में भी कुछ पैसा डाला हुआ था। एफडी में पैसा डाला हुआ था, जहाँ से मुकेश को 1 लाख रुपए की इनकम थी और यहाँ पे 10 लाख रुपए का लॉस था। अब जब मुकेश अपना आईटीआर भरने गया तो उसने अपनी टोटल इनकम निकाली। टोटल इनकम कैसे निकाली? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 10 लाख। 10 लाख मुकेश ने नेगेटिव के डाल दिए यहाँ पर। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मुकेश ने डाल दिया 1 लाख। अब मुकेश ने टोटल इनकम आ गई माइनस की 9 लाख। अब मुकेश ने इस पर टैक्स कैलकुलेट कर दिया। तो यार टोटल इनकम कभी आपकी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो ये गलत है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती टोटल इनकम। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मुकेश को अपनी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को यहाँ पे नील दिखाना होगा। कैसे? उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ये लॉस को आगे। ये 9 लाख का जो लॉस है उसको आगे आपकी जो टोटल इनकम है ना, वो 0 हो सकती है, पर कभी भी वो नेगेटिव में नहीं जा सकती।
तो मुकेश ने 9 लाख रुपए का लॉस, टोटल इनकम नेगेटिव दिखा दी। तो गवर्नमेंट ने बोला ये तो गलत है, आपने गलत कैलकुलेट किया। अब फिर मुकेश गया अपने सीए के पास, सीए से अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करवाने। सीए ने पूछा आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कितनी है? उसने बोला मेरा 10 लाख रुपए का लॉस है। ठीक है। सीए ने बोला अदर सोर्स की इनकम कितनी है आपकी? तो अंबानी जी बोले, मुकेश बोला मेरी इनकम अदर सोर्स से 1 लाख रुपए की मेरे को एफडी पे ब्याज मिला है। ठीक है। तो अब सीए ने क्या किया, उसका कंप्यूट किया यहाँ पर, सेट ऑफ लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 1 लाख और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को उसने 0 कर दिया। और यहाँ पर इसका लॉस सेट ऑफ हो गया फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम, क्योंकि 1 लाख तक की इनकम है उसकी, तो 1 लाख तक का ही लॉस वो सेट ऑफ कर सकता है। उसके बाद 9 लाख का जो लॉस था वो मुकेश अंबानी जी को क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर तक, मतलब सब्सिक्वेंट जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर आएंगे वहाँ तक कैरी फॉरवर्ड करना होगा और आगे सेट ऑफ करने को मिलेगा। ठीक है। तो 9 लाख का लॉस वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ कर पाएंगे। ठीक है। तो 5 एड्स में सबसे पहले मुकेश को क्या करना होगा, अपनी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अपनी कैपिटल गेन की इनकम और बिजनेस प्रोफेशन से इनकम या फिर अदर सोर्स में जो इनकम है उसको कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद उसे देखना पड़ेगा कि क्लबिंग की कोई इनकम, उसकी कोई माइनर चाइल्ड है जिसकी कोई इनकम है, तो वो भी उसके हैंड्स में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, उसको क्लब करनी पड़ेगी अपनी इनकम के अंदर। और उसके बाद अगर उसका किसी हेड्स में कोई नेगेटिव इनकम है, मतलब लॉस है, तो उसको सेट ऑफ करने मिलेगा, वो सेट ऑफ कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल फिगर आएगी उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम या जीटीआई। जीटीआई में से हमें एक चीज़ और माइनस करने को बोला गवर्नमेंट ने कि आप एक चीज़ का और फ़ायदा ले लो, जितना आपकी टोटल इनकम कमाएगी उतना कम टैक्स पे करना है। सबसे पहली बात तो ये हमें समझना होगा। टोटल इनकम में से आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करने मिलेंगे। डिडक्शन मतलब होते हैं कुछ डिस्काउंट, जो गवर्नमेंट मोटिवेट करना चाहती है हर टैक्स पेयर को कि वो कुछ खर्चे ऐसे करे जिन खर्चों को करने पर गवर्नमेंट उसको उसकी टोटल इनकम में से डिडक्शन दे देगी, मतलब कम करने देगी। जैसे एफडी करे 5 ईयर और मोर वाली, इंश्योरेंस कराए, हेल्थ इंश्योरेंस कराए अपना, अपनी फैमिली का, एजुकेशन लोन ले लें, एलआईसी में पैसा डालें, शेयर मार्केट में पैसा डालें। तो ये कुछ गवर्नमेंट चाहती है, कुछ जगहों पर टैक्स पेयर को ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो ध्यान देगा, तो हम उसको एज ए रिवार्ड कुछ चीज़ें लेस करने को देंगे उसकी टोटल इनकम से, यानी कि उसकी इनकम को हम कम करने देंगे, जिससे जितना वो खर्चा कर देगा उतना उसकी इनकम कम करने देंगे हम। तो ये डिडक्शंस होते हैं। फिर जो आपकी जो डिडक्शन जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसको बोलते हैं हम नेट टोटल इनकम या फिर टोटल इनकम, और उसको आपको नियरेस्ट टू 100 रुपीज़ माइनस करना है। तो अभी तक हमने देख लिया कि टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करना है। अब उसके बाद टोटल इनकम निकल गई आपके पास, अब आपको निकालनी है टैक्स लायबिलिटी। अब दूसरा आता है हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी।
तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं? सबसे पहले आपका बेसिक टैक्स आएगा, बेसिक टैक्स, उसके बाद सरचार्ज इफ एनी, के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आ गया आपका टोटल टैक्स। टोटल टैक्स में से आपको क्या माइनस करना है? एडवांस टैक्स पेड, टीडीएस, टीसीएस क्रेडिट। फिर जो फिगर आएगी वो टोटल टैक्स पेबल या फिर टैक्स लायबिलिटी आपकी फिगर आ जाएगी। तो टैक्स कंप्यूट करने का भी मैथ भी फॉर्मेट कितना बड़ा है। सबसे पहले आपको बेसिक टैक्स लगाना है, जो भी रेट दी हुई है। जैसे मान लो 1,00,000 रुपये, किसी की इनकम 1,00,000 रुपये है, उस पर टैक्स की रेट 30% है, तो यहाँ पर जो फिगर आएगी वो 3,00,000 आ जाएगी, सॉरी 30,000 आ जाएगी। उस सरचार्ज का कॉन्सेप्ट, सरचार्ज का मतलब क्या है? जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं ये अमीरों पर लगता है, सिर्फ जिनकी इनकम एक लेवल से ज़्यादा होती है, मतलब जो अमीर है, अमीर कैटेगरी के लोग हैं जो बहुत ही पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर लगता है ये सरचार्ज। का मतलब है टैक्स अपॉन टैक्स। तो इसको सरकार बहुत ही अपर क्लास लोगों के ऊपर लगाती है। ठीक है, तो हमारे हमारे केस में 30,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स बन रहा है, यानी कि 1,00,000 रुपये की उसकी टोटल इनकम है, तो ये बंदा के ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा 4% रहता है इस अमाउंट के ऊपर, कि जो आपका 30,000 का अमाउंट आया इसके ऊपर 4% लगाना है आपको। 1,200 रुपये लग गया, 31,200। उसके बाद एडवांस टैक्स होता है। एडवांस टैक्स का अपना एक अलग चैप्टर है, टीडीएस और टीसीएस अलग एक चैप्टर है। तो एडवांस टैक्स क्या होता है? सरकार कुछ एडवांस टैक्स पे करवाती है, मतलब साल के शुरू होते ही आपको कुछ एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट देनी होती है। इंस्टॉलमेंट में उसके बाद कुछ टीडीएस टीसीएस आपका डिडक्ट हुआ या कलेक्ट हुआ है, वो अमाउंट आप माइनस कर सकते हैं यहाँ से। फिर जो अमाउंट आएगी आपकी वो टैक्स पेबल है, आपको टैक्स पे करना है। तो इस तरह से टोटल इनकम निकलती है और उसके बाद टैक्स कंप्यूट होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? रिकॉल करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा टैक्स क्या है। टैक्स हमने पढ़ा कंपलसरी फीस है, गवर्नमेंट चार्ज करती है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स। टैक्स के टाइप्स क्या थे? डीटी और आईडीटी। डीटी में हमने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ये 2 टैक्स आईडीटी में होते हैं। उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स में देखा हमने इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है, सर्कुलर है, नोटिफिकेशंस है, एनुअल फाइनेंस एक्ट है और लीगल डिसीजंस हैं। इन सबको मिला के इनकम टैक्स लॉ बनता है। ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। फिर इसके बाद हमने देखा चार्जिंग सेक्शन, जो सेक्शन नंबर 4 था, जिसने बताया कि टैक्स किसके ऊपर लगेगा, कौन सी ऐसी इवेंट है जब ये इनकम टैक्स एक्ट आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 4 ने बताया था कि टोटल इनकम हमेशा लगेगा, टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, रेट जो स्पेसिफाई किया है फाइनेंस एक्ट में या फिर इनकम टैक्स एक्ट में। तो हमने उसके बाद देखा था पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन की डेफिनेशन में हमने देखा इंडिविजुअल्स
सारे पर्सन्स में आ गए। उसके बाद HUF पर्सन में आ गया, फर्म जिसमें पार्टनरशिप फर्म और LLP दोनों आ गए। कंपनी को पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया हुआ था। और उसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स को, जिसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च वगैरह को किया हुआ, ट्रस्ट वगैरह जैसी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती हैं। और नेक्स्ट आता है हाँ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये पर्सन की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करनी है वो देखा। हमने एक एग्जांपल लिया कि मुकेश एक काफ़ी रिच बंदा है, जिसकी बीबी है, जिसकी वाइफ है नीता, और जिसकी डॉटर है माइनर है जो स्कूल में भी पढ़ रही है, वो है एक ईशा। ठीक है। तो ईशा KBC में गई, वहाँ से 25 लाख रुपए प्राइज जीत के आई। और मुकेश की जो इनकम थी, अब मुकेश को अपनी टोटल इनकम निकालनी है। वो कैसे निकालेगा? मुकेश अपनी टोटल इनकम निकालेगा, सबसे पहले अपनी सैलरी की इनकम देखेगा कि मेरी सैलरी में मैंने कितना कमाया इस साल। उसके बाद वो देखेगा मेरे को हाउस प्रॉपर्टी से कितना रेंट मिला, मैंने कैपिटल गेन हेड्स में कितना इनकम कमाई। उसके बाद वो देखेगा मेरे को बिजनेस और प्रोफेशन से कितना पैसा आया, और मैंने अदर सोर्स से कितनी पैसा कमाया। उसके बाद वो उन सारे हेड्स की इनकम को क्या करेगा, वन बाय वन ऐड कर लेगा, 5 हेड्स को। उसके बाद वो अपनी बेटी की जो इनकम है ईशा ने कमाई KBC से, उसको भी ऐड कर लेगा अपनी इनकम में। उसके बाद वो देखेगा मेरे कुछ किसी हेड में कोई नेगेटिव इनकम तो नहीं है, तो वो उसको सेटअप कर लेगा। कि सेटअप करने के रूल्स हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे अलग से, कि कौन से हेड से कौन सी हेड की इनकम को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से सेट ऑफ कर लेगा कुछ इनकम, सेट ऑफ। ठीक है, और इसके बाद जो इनकम आएगी उसको बोला जाएगा GTI के बाद आप मुकेश देखेंगे मेरे को कोई डिडक्शन मिल रहे हैं, इसका भी एक अलग से चैप्टर है। उस चैप्टर में देखेंगे हम कौन कौन से कितने अमाउंट के हम डिडक्शन ले सकते हैं। और इस डिडक्शन के बाद जो आपकी आएगी NTI या फिर टोटल इनकम जो आएगी ना, आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा नियरेस्ट टू 100 रुपीज़। यानी कि नियरेस्ट मैंने बताया था आपको, कोई भी अमाउंट अगर 50 से ज़्यादा है, लास्ट की जो डिजिट है उसकी 50 से ज़्यादा, तो वो अपर राउंड ऑफ हो जाएगा, और उससे कम है तो नीचे राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको टैक्स लाइबिलिटीज़ के बाद टैक्स कंप्यूट करना है इसके ऊपर। तो बेसिक टैक्स निकालोगे, उसके बाद सरचार्ज देखोगे उसके ऊपर कोई लगता है या नहीं लगता है। उसके ऊपर फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स को ऐड करोगे, 4% रहता है जो फिक्स है हमेशा। उसके बाद आप ये आपका आ गया टोटल टैक्स में से माइनस करोगे। आपने कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा था तो उसको माइनस कर लेना, और उसके बाद कोई आपका TDS TCS कटा था तो वो आप लेस कर लेना। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी टोटल जो नेट अमाउंट आएगी ना, वो आपकी वो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है जो टैक्स आपको पे करना है। तो ये अभी तक हमने यहाँ पे ये पढ़ा। अब इसके बाद हम देखेंगे टैक्स रेट।